back to the Scientist R Academy lectures. And today in this video, I'm going to discuss about the process of rDNA technology. गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखी थी कि कौन कौन से टूल्स हैं जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ में आते हैं, है ना। लेकिन आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से rDNA जो है वो बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी। सो गाइस, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टेप्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है गाइस, तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में टूल्स के बारे में पढ़ा था। मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जाता है गाइस, फॉर दी स्टेप्स जो होती है इसमें सबसे पहले ना आपको डीएनए सीक्वेंस जो अपने इंटरेस्ट का है उसको आपको आइसोलेट करना होता है, राइट। आइसोलेट करने के बाद आपको उसको फिर ना एक वेक्टर प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कराना होता है। और ये चीज़ आप यहाँ याद रखेंगे कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है आपका, है ना, वो और जो वेक्टर प्लाज्मिड है जिसके अंदर आप वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगाने वाले हैं, ठीक है, इंसर्ट कराने वाले हैं, वो दोनों ही एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट होने चाहिए, ठीक है। कट करने के बाद दोनों को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद आप क्या करेंगे, वहाँ पर जो मिक्स करेंगे उन दोनों ही डीएनए को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे ताकि वो आपस में ज्वाइन हो सके, ठीक है। तो वहाँ पे आप डीएनए लाइगेज का भी इस्तेमाल आप वहाँ पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद इंसर्शन हो गया। नाउ इंसर्ट करने के बाद आपको उस रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड आपने बनाया है ना, जो कि एक प्लाज्मिड था उसके अंदर आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भी इंसर्ट करवा दिया है। नाउ उसको आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म्ड करना है, मतलब ई कोलाई के अंदर उसको डालना है, ठीक है। ई कोलाई में यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखेंगे कि गाइस, जो अगार मीडियम है, मतलब आपने जो रेजिस्टेंट जीन जो वहाँ पे इस्तेमाल किए ना वेक्टर में रेजिस्टेंट जीन, यहाँ पे आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। एम्पेसिलिन हुआ, है ना, टेट्रासाइक्लिन हुआ, केनामाइसिन हुआ, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि जैसे आपको उस पर्टिकुलर प्लेट में ना, जैसे बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा तो बैक्टीरिया के जो डीएनए है वो क्या है, उसमें इंसर्टेड जीन्स है ना। हमने जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो उस प्लाज्मेट में डाला है बैक्टीरिया के, राइट। तो और वो भी कहाँ पर डाला है, जहाँ पे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। तो यहाँ पे गाइज ये होता है कि अगर उसमें रिकॉम्बिनेशन कम्प्लीटली हो चुका है ना, वो रिकॉम्बिनेंट हुआ है प्लाज्मेट उसके साथ, तो उस कंडीशन में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ना वही एम्पीसिलिन पर ग्रो करेगा, ठीक है। तो यहाँ इस चीज़ का याद रखना है। उसके बाद आप क्या करते हैं गाइस, देखो वहाँ से जो प्योर रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज होती है उनको उठाकर और लार्ज कल्चर करने के लिए, मतलब और ज़्यादा प्लाज्मिड जो जिसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एक्सपांड करने के लिए आप उसको इनोकुलेट करते हैं किसी और कल्चर मीडिया में, ठीक है। और फिर वहाँ पे क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, ठीक है। आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है जिसमें प्लाज्मेट, मतलब प्लाज्मेट में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप वहाँ से आइसोलेट करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक है। और फिर आप उसको टेस्ट करते हैं अपने बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए, जिसके लिए आपने उसको जीन ऑफ इंटरेस्ट को उस प्लाज्मिड्स में इंसर्ट किया था, ठीक है। तो गाइज ये थी कुछ स्टेप्स, है ना। उसके बाद मैं आपको इसका एक ओवरऑल बता देती हूँ किस तरह से प्रोसेस चलता है। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, आइसोलेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। उसके दूसरी तहत आपको इंसर्ट करा, मतलब प्लाज्मिड डीएनए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट का मतलब जिसमें आपको ये जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डालना है ना, वो भी आपको आइसोलेट करना पड़ेगा, ठीक है। आइसोलेट करने के बाद यहाँ देखो जो थर्ड स्टेप है इसमें क्या किया है कि ये दोनों ही, इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट को और ये जो प्लाज्मिड डीएनए, इन दोनों को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया गया है ना। कट करने के बाद क्या किया है गाइस, कट करने के बाद दोनों को ना यहाँ पे मिला दिया है, मतलब दोनों को आपस में ज्वाइन किया और यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल किया गया है। अब डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड ये बन के रेडी है, देखिए आप। अब इसको आप क्या करेंगे, ई कोलाई के अंदर इंसर्ट कराएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट देखो यहाँ पे ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है ये आपने ई कोलाई के अंदर कर दिया है फॉर द क्लोनिंग पर्पस, राइट। अब आपको कैसे पता चलेगा, देखो फोर्थ स्टेप है ना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस जो ई कोलाई है इसमें आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडिया पर उसको ग्रो करवाएंगे, ये जो बैक्टीरियल कॉलोनीज है ना ई कोलाई की, उनको, ठीक है। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अगर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है तो वो वहाँ पर ग्रो कर जाएगा एम्पेसिलिन मीडिया पे, राइट। तो उसके बाद आप वहाँ से क्या करेंगे, जो पॉजिटिव आइसोलेट्स है ना,
जो जो कॉलोनीज ग्रो हुई है उसको आप फर्दर क्या करेंगे, मीडियम में, न्यू मीडियम मतलब वही कल्चर मीडिया में आप उसको ग्रो कराएंगे, है ना। ग्रो कराने के बाद यहाँ पे वो अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो ये सिर्फ पॉजिटिव स्ट्रेन वाले हैं ना, लेकिन जो अगार मीडियम पे था वो तो क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थे। वहाँ आपने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद आप उसको प्यूरिफाई, मतलब जो कल्चर होता है ना उसको प्यूरिफाई करके उसको और ज़्यादा एक्सपांड करना है, राइट। एक्सपांड करने के बाद यहाँ से आप इस वापस से इस इकोलाई से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। और फिर फर्दर उसका टेस्टिंग कर सकते हैं, जिसके लिए जिस पर्पज़ से आपने उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को उस प्लाज्मेट में डाला था वो आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस होता है, ठीक है। गाइज नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना, कि कौन कौन से इसके एप्लीकेशंस होते हैं, कहाँ कहाँ इस डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो गाइस सबसे पहला ये कि अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये इंडस्ट्रियल पर्पस में, है ना, मेडिकल साइंस में, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर पर्पस में इसका वाइडली यूज किया जाता है ना। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको गाइस प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में, है ना। गाइज यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस टर्म दैट इज ट्रांसजेनिक, है ना। ट्रांसजेनिक वही कि किसी पर्टिकुलर प्लांट के जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है किसी स्पीशीज से निकाल के आपने कहीं और डाला, है ना, और वो एक स्पीशीज पौधा है ना, वहाँ पे आपने कुछ और इसके डीएनए में कुछ और इंसर्शन किया है, तो फिर जो पौधा बनेगा वो आपका ट्रांसजेनिक कहलाएगा, है ना। तो अगर हम बात करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, डीएनए टेक्नोलॉजी की, जेनेटिक इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स को बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज़ किया जाता है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का। देखो यहाँ पे क्यों करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ कि ट्रांसजेनिक प्लांट को बनाने का मेन एम जो है वो ये है कि आप उस प्लांट को रेजिस्टेंस बना सकते हो, ठीक है। आप मतलब रेजिस्टेंस जैसे कैसे, कि मान लो कि ये एक प्लांट है, पौधा है ना, वो क्या है मतलब उसमें ना ज़्यादा फंगस वगैरह लगती है, तो क्या करो आप फंगीसाइड को यहाँ पे छिड़काव ना करके डायरेक्टली उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर ना फंगीसाइड मतलब वो जीन इंसर्ट कर दो जो कि उस फंगस के अगेंस्ट काम करे। ये तो इस तरह से रेजिस्टेंस बनाना किसी भी हर्बिसाइड के अगेंस्ट या फिर किसी भी इंसेक्ट वायरस के अगेंस्ट, तो ये मेन जो होता है इसका ट्रांसजेनिक प्लांट का मेन एम होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स मेंशन किए जो कि एग्जांपल है ट्रांसजेनिक प्लांट्स के, जैसे गोल्डन राइस, है ना। गोल्डन राइस में क्या किया था, तो यहाँ पे ना मतलब डेफोडिल डेफोडिल जो है जीन होता है, ठीक है, उस जीन को मॉडिफाई यहाँ पे किया गया ताकि उसमें ना ज़्यादा बीटा कैरोटीन बन सके, ठीक है। वो जो गोल्डन राइस है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल राइस, गोल्डन राइस में क्या होता है, बीटा कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और जब वो बॉडी में जाता है तो वो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये क्या है कि विटामिन का जो मतलब कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ करा इस पर्टिकुलर गोल्डन राइस में, ठीक है। सेकंड इज दी टोमेटो की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे टोमेटो को मॉडिफाई किया है। तो यहाँ पे क्या किया है, टोमेटो मॉडिफाइड बाय रिमूवल ऑफ द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टनिंग द फ्रूट। एक्चुअली यहाँ पे कैसे, देखो यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या की गई कि उन्होंने क्या किया, जो टोमेटो था ना, मतलब जो ऐसे जीन जो उसको जल्दी पका देते उन जीन्स को ही रिमूव कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो जो टमाटर है वो धीरे धीरे सड़ेगा, एकदम से नहीं सड़ता। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ, ठीक है, टोमेटो वाला। नाउ थर्ड वन इज द बीटी कॉर्न। बीटी कॉर्न है ना, तो मतलब वही बीटी का मतलब, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो कॉर्न होता है ना, जो भुट्टा हम जिसको कहते हैं कॉर्न, तो मॉडिफाई विद द बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड जीन सो दैट इट कैन प्रोड्यूस द insect toxic within the cell and protect it from the pest। देखो यहाँ पे क्या किया है, बीटी कॉर्न जो है ना उसमें भुट्टे में क्या किया उन्होंने, बैक्टीरिया के इंसेक्टिसाइड, बैक्टीरिया के अंदर है ना ऐसी एबिलिटी होती है, उनके पास ऐसे जीन्स होते हैं कि वो किसी और के अगेंस्ट, इंसेक्ट के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, टॉक्सिक सिक्रीट कर सकते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया की जो इंसेक्ट के अगेंस्ट टॉक्सिक सिक्रीट करने वाली जो एबिलिटी है ना, उसके वो जीन्स को वहाँ से निकाल लिया और उसको कॉर्न के अंदर इंसर्ट कराया। तो उससे क्या होता है, वो जो पौधा होता है ना वो किसी भी इंसेक्ट के अगेंस्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस शो करता है। तो इस तरह से कुछ ये जो है ट्रांसजेनिक प्लांट के मैंने एग्जांपल्स बताएं, है ना। अब हम बात करते हैं आगे, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। देखो जिस तरह से ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए हैं उसी तरह से यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स का फॉर्मेशन हुआ है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो मेथड होती है मतलब जो RDNA टेक्नोलॉजी की, तो एनिमल्स के लिए यहाँ पे देखो उनके ब्रीडर्स, जो एनिमल ब्रीडर होते हैं ना, टू इंक्रीज द स्पीड एंड रेंज ऑफ सिलेक्टिव ब्रीडिंग इन केस ऑफ एनिमल, उनकी ब्रीडिंग को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, जनरली ट्रांसजेनिक प्लांट का यूज़ करते हैं। और अगर हम फार्म एनिमल है तो उसके, हाँ, फार्म एनिमल्स में जैसे ज़्यादा उनका बेटर प्रोडक्शन, वो जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उनके लिए, मतलब उनके बेटर प्रोडक्शन के लिए भी क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहला एग्जांपल है चिकन, है ना। मॉडिफाई ऑफ द चिकन जीनोम टू इंट्रोड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एग्स। ठीक है, जो चिकन्स होता है उसके जीनोम को मॉडिफाई किया है ताकि वो जो क्या बोल सकते हैं आप, प्रोडक्शन, एग का प्रोडक्शन ज़्यादा कर सके। ठीक है। अगर मैं गॉट की बात करूँ तो गाइस, गॉट में ना, मतलब गॉट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया है वो चाइना के अंदर। चाइना यूज द क्रिस्पर टू नॉक आउट द 2 जीन्स दैट सप्रेस द हेयर एंड मसल्स इन दी गॉट। मतलब ये यहाँ तक देखो, गॉट में क्या है, चाइना में एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। उन्होंने ना जो जीन है, मतलब जो किसके वाले जो है ज़्यादा ग्रोथ, हेयर के ग्रोथ के जीन्स जो हैं उनको, और जो उसकी मसल्स वाले जीन थे उसको ही सप्रेस कर दिया। तो अब जो गोट नहीं आएगी ना, उसमें क्या होगा, एक तो उसके हेयर्स कम होंगे, दूसरी चीज़ वो मसल्स भी उसमें कम रहेगी, इस तरह से, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ कि ट्रांसजेनिक काउ। काउ भी यहाँ पे इंसर्ट कराई गई है, और काउ का मेन ट्रांसजेनिक का मतलब वो है कि उसका मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स के हैं। देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं मैंने, यहाँ पे और भी जो है, यहाँ पे ट्रांसजेनिक शिप की बात करें। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि जीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, है ना। यहाँ पे अमीनो एसिड के जीन्स को क्या किया है, इंसर्ट किया है। ठीक है। क्यों? ताकि वो क्या कर सके, देखो शिप है तो वुल का क्वालिटी इम्प्रूव कर सके और उसका प्रोडक्शन भी इम्प्रूव हो सके। ये एक एग्जांपल है। दूसरा यहाँ पे ट्रांसजेनिक फिश का। ठीक है। ट्रांसजेनिक फिश जो है वो कौन सी है, जिसमें ये हम बात करें तो साल्मोन है। ठीक है। यहाँ पे साल्मोन का जो जीन, मतलब साल्मोन जो है उसकी ग्रोथ जीन, है ना, जो ग्रोथ कर सके, मतलब फिश अगर जैसे ग्रोथ रेट उसका कम है तो वो इंक्रीज़ करने के लिए, यहाँ पे फिश की ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए फिश का भी क्या किया है, यहाँ पे ट्रांसजेनिक उसको बना दिया गया है, इस तरह से। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया। ये 5 एग्जाम्पल्स हैं जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाई एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। तो 2 चीज़ें, 2 एप्लीकेशन हमने पढ़ ली। पहला था मतलब ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में, दूसरा था ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। उसके अलावा भी क्या क्या हो सकता है गाइस, तो देखिए, थर्ड इज़ दी प्रोडक्शन ऑफ दी हार्मोन, है ना। हार्मोन का प्रोडक्शन, जैसे अगर हम बात करें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आप हार्मोनल प्रोडक्शन जो है ना वो इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मतलब इंक्रीज़ कर सकते हैं या उसका प्रोडक्शन आर्टिफिशियली आप करा सकते हैं ना। एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ दी ह्यूमन इंसुलिन हार्मोन, ह्यूम्यूलिन जिसको कहा जाता है। ह्यूम्यूलिन इज़ द फर्स्ट थेरापेटिक प्रोडक्ट which was produced by the application of recombinant DNA technology। तो इंसुलिन, जो ह्यूमन इंसुलिन था उसको आर्टिफिशियली वहाँ पे बनाया गया, जिसको हम ह्यूमेलिन कहते हैं। तो वो एक तरह का क्या, हार्मोन। तो आप आर्टिफिशियली हार्मोन्स का प्रोडक्शन वहाँ पे क्या कर सकते हो, मतलब करवा सकते हैं, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज भी करा सकते हैं। ठीक है। ताकि जो अवेबिलिटी है ना गाइस, देखो इंसुलिन, मतलब अगर हम बॉडी की बात करें तो वो कम सिक्रीट होता है। तो किसी की बॉडी में, मतलब डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर की बात करें तो वहाँ पे इंसुलिन कम सिक्रीट होता है, तो आप उसको डायरेक्ट इंजेक्शन देते हैं इंसुलिन का। ठीक है। तो वो है कि आर्टिफिशियली आप उसको बना सकते हैं। ठीक है। ये था। फोर्थ जो एग्जाम्पल, मतलब फोर्थ जो एप्लीकेशन है, दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, है ना, वैक्सीन का प्रोडक्शन। तो द नंबर ऑफ वैक्सीन्स जो अवेलेबल है मार्केट में, जैसे अगर हम पोलियो की बात करें, मलेरिया, क्लोरेला, हेपेटाइटिस, है ना, रैबिस, स्मॉल पॉक्स, इनकी जो वैक्सीन्स हैं वो भी क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ही बनाई गई है। ठीक है। इसके अलावा गाइज अभी जो कोरोना की वैक्सीन्स हैं वो भी क्या है, इसी पर बेस्ड है, RDNA टेक्नोलॉजी से ही क्या है, कोरोना की वैक्सीन्स भी बनाई गई है। ठीक है। तो ये था एप्लीकेशन। फिर फिफ्थ हम बात करें, बायोसिंथेसिस ऑफ द इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स जो है, जो कि क्या होते हैं, एक ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, राइट, जो कि वायरस के अगेंस्ट सिक्रीट होते हैं। जब वायरस इन्फेक्शन होता है तो और बॉडी लाइक सीक्रीट्स और प्रोड्यूस द इंटरफेरॉन्स। ठीक है। तो यहाँ पे RDNA टेक्नोलॉजी से आप इंटरफेरॉन्स का भी बना सकते हो, इंटरफेरॉन्स को भी वहाँ पे बनाया जा सकता है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है जो रिकॉम्बिनेंट इंटरफेरॉन है अल्फा B2, है ना। अल्फा 2B इज द फॉर्म ऑफ इंटरफेरॉन अल्फा, अ सब्सटेंस नॉर्मली मेड बाय द सेल्स इन द इम्यून सिस्टम दैट इज मेड इन द लेबोरेटरी। यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट इंटरफेरॉन अल्फा 2B है वो एक लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया इंटरफेरॉन अल्फा है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, किसी मतलब एक ऑर्गेनिज्म है जो कि मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सिक्रीट कर रहा है कोई ऐसा टॉक्सिक जो कि दूसरे के अगेंस्ट क्या हो, रेजिस्टेंस शो करे, तो उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स का क्या कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उससे आप किसी एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा सकते हैं, है ना। आप क्या करो, मतलब जैसे मान लो कि ये कोई जीन है, ठीक है, जीन है, उस जीन का ना मतलब उस वो कौन सा जीन है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है, तो और कोई और ऐसा जीन आपको पता है जो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप उसको उस जीन को इस पर्टिकुलर के अंदर इंसर्ट करा दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा इस तरह से। तो अल्टीमेटली ये क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये माइक्रोबियल स्ट्रेन को इम्प्रूव करता है ना, जो माइक्रोब्स होते हैं उनके अंदर ऐसी एबिलिटी को इंक्रीज करना जिससे वो एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा कर सके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियली इम्पॉर्टेंट केमिकल्स। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स से कैसे, तो यहाँ पे केमिकल्स की बात करूँ तो यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बात हो रही है, राइट। जो अल्कोहलिक बिवरेजेस होते हैं वहाँ उनके बारे में बात हो रही है। तो इस तरह से भी आप उस प्रोडक्ट को भी क्या कर सकते हो, केमिकल प्रोडक्शन उनका बढ़ा सकते हो। अब देखो ये जो अल्कोहल की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, है ना, अल्कोहल हुआ, कुछ वाइटामिन्स होते हैं लाइक एसिडिक एसिड हुआ, सिट्रिक एसिड हुआ, ये कमर्शियली प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ में आते हैं, ठीक है। पर इनका प्रोडक्शन कैसे होता है, तो इनका प्रोडक्शन होता है फर्मेंटेशन, है ना, फर्मेंटेशन से। तो अब फर्मेंटेशन में क्या, आप फर्मेंटेशन में माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, राइट। तो उन माइक्रोब्स के अंदर के जो जीन्स है ना उनको इम्प्रूव कर दो, उनकी एबिलिटी को इम्प्रूव कर दो, उनके अंदर ऐसे जीन्स इंसर्ट कर दो जो कि प्रोडक्शन ज़्यादा करवा पाए। तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट सॉरी केमिकल्स हैं उनका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करवा पाएंगे, ठीक है, इस तरह से। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज एप्लीकेशन इन द एंजाइम एनर्जी सॉरी इंजीनियरिंग, ठीक है। एंजाइम इंजीनियरिंग वही प्रोटीन इंजीनियरिंग का ही दूसरा नाम है ना। यहाँ पे जो पर्टिकुलर किसी एंजाइम का जो जीन है उसको आप अल्टर कर दो, ठीक है, तो वो क्या है, ज़्यादा अमाउंट में जो एंजाइम है वो बना पाएगा, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल मेंशन किया है, देखो मैंने एक, है ना, जिससे आप इजीली समझ सकें। तो देखो प्रोटीएज आर इम्पॉर्टेंट इन दी फूड इंडस्ट्री रिगार्डिंग द फ्लेवर, है ना, लो एनर्जी इन्फेंट्स, मिल्क प्रोडक्शन मतलब मिल्क फॉर्मुलिंग, क्लोटिंग। तो ये एक बहुत ही जो प्रोटीज एंजाइम है उसका क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल बहुत एप्लीकेशन है, जैसे फूड इंडस्ट्री में एप्लीकेशन है, डिटर्जेंट में उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, टू मतलब डिटर्जेंट इंडस्ट्री जो होती है ना उसमें, क्योंकि वो क्या जो प्रोटीन स्टेंस होते हैं उसको रिमूव करने के लिए आप प्रोटीएज का यूज़ करते हो। तो उस कंडीशन में हाँ मतलब अब आपको क्या चाहिए कि प्रोटीएज एंजाइम जो है वो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हैंस द इंडस्ट्री कैन बेनिफिट दिस enzyme property like high activity at the alkaline pH in low temperature, ठीक है, improve the ability at high resistance, है ना। तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, एंजाइम को इम्प्रूव करेगा। गाइस देखो यहाँ पे प्रोटीएज को ना देखो हर कंडीशन देना, मतलब उसको इस तरह से उसका प्रोडक्शन कराना कि वो थोड़ा सा अगर अल्कलाइन पीएच है ना, हाई पीएच पर भी वो काम कर सके, हाई टेम्परेचर पे भी वो क्या कर सके, सरवाइव कर सके। तो इस तरह से वो जो एंजाइम है उसका इंजीनियरिंग करना, ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशन करना ताकि वो हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस कर सके, है ना, उसके अंदर एबिलिटी उतनी ही हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर जीन्स में एबिलिटी उतनी ही हो कि वो उतना ही प्रोटीएज सेक्रेट करे, बट दे कैन सर्वाइव, वो उस कंडीशन में सर्वाइव कर सके, जैसे थोड़ा सा पीएच ऊपर नीचे हो, है ना, टेम्परेचर ऊपर नीचे हो, तो वो वहाँ पे सर्वाइव कर सके। तो ये मेन एप्लीकेशन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इन दी एंजाइम इंजीनियरिंग, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज जीन थेरेपी, ठीक है। जीन थेरेपी इज undoubtable the most beneficial area of recombinant DNA technology for the human being, ठीक है।
जीन थेरेपी के बारे में अगर हम बात करें गाइस, तो जीन थेरेपी क्या होती है? इट इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ अ स्पेसिफिक जीन इनटू द ह्यूमन बॉडी टू करेक्ट द डिजीज़। किसी डिजीज़ को करेक्ट करने के लिए आप किसी जीन को इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर हम जीन थेरेपी की बात करें, जीन थेरेपी इज़ एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक दैट यूज द जीन टू ट्रीट और प्रिवेंट द डिजीज़, ठीक है। अगर पहली बार मैं बात करूँ तो एक 4 साल की लड़की में ना फर्स्ट जीन थेरेपी की गई थी 14 सितंबर 1990 को, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या ट्रीट किया था? तो जो उसको एक डिजीज़ थी, ठीक है, दैट इज़ एडिनोसिन डीअमीनेज डेफिशिएंसी, है ना। वो उस डिजीज़ को उन्होंने क्या ट्रीट किया था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी। तो अगर हम एडिनोसिन डीअमीनेज डिफिशियंसी की बात करें तो ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज़ है, ठीक है, जो कि कॉज करती है इम्यूनो डिफिशियंसी, है ना। तो यहाँ पे क्या किया? एडीए जो डिफिशियंसी थी इज़ ड्यू टू द एंजाइम एडिनोसिन डीअमीनेज, उस एंजाइम के कारण था। तो वहाँ पे क्या किया? उस जीन थेरेपी के थ्रू उस पर्टिकुलर वहाँ पे उस डिज़ीज़ को क्योर किया गया था एक 4 साल की बच्ची में। तो ये एक जीन थेरेपी का कॉन्सेप्ट है। तो ये भी विदाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये पॉसिबल नहीं है कि किसी और का जीन आप इंसर्ट करा दे। तो ऑब्वियस सी बात है वो वहाँ पे क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ही है। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, राइट। देखो गाइज, यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट आता है वेस्ट ट्रीटमेंट को लेकर, बायो रेमिडिएशन को लेकर। जैसे क्या मतलब पॉल्यूटेंट्स का अगर हम बात करें पॉल्यूटेंट्स की, तो उसका उनको ट्रीटमेंट करने के लिए आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे अगर आपको पता होगा इस तो बायोडिग्रेडेशन, तो गाइज यहाँ पे ये था कि डिग्रेडेशन हुआ, है ना, बायोरेमिडिएशन हुआ, वहाँ पे वेस्ट का ट्रीटमेंट हुआ। तो वहाँ पे क्या करते हैं? हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो वही है कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग मेक इट्स कंट्रीब्यूशन टू द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन द वेरियस वे। लाइक अगर हम वेस्ट ट्रीटमेंट की बात करें, बायो रेमिडिएशन, बायोडिग्रेडेशन में, है ना, तो उन तरह उस कंडीशन में, जैसे अगर जिनोबायोटिक कंपाउंड्स की बात करें तो उनके डिग्रेडेशन में भी माइक्रोब्स क्या होते हैं? उनमें ऐसी एबिलिटी होती है कि उनके ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि दे कैन डिग्रेड द पॉल्यूटेंट्स और द जिनोबायोटिक कंपाउंड्स। तो इन दैट कंडीशन एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है, ठीक है। तो ये थी कुछ 10 एप्लीकेशन, इसके अलावा भी एप्लीकेशंस और हो सकती है, ठीक है। गाइज़, यहाँ पे मैं अपना वीडियो स्टॉप करना चाहूँगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो। ओके, थैंक यू।